अच्छा बात सुनो रशीद। अरशद ने रशीद को जाते हुए रोका। जी साहिब, मैंने तुम्हें कहा था कि एक मुलाजमा का बंदोबस्त करो। पहले वाली तो भाग गई अपने यार के साथ। जी साहिब, में बात की है, मेरी बेटी है साहिब, वो आगे पढ़ना चाहती है, अब इसे ही नौकरी दे दें। रशीद इस कदर मजबूर था कि अपनी बेटी की भी मुलाजमत के लिए मान गया था और अब वो जवान भी हो चुकी थी। इसकी शादी की बात फिक्र रशीद को फिक्रमंद रखे थी। रशीद का एक ही बेटा था जिसको नशे की लत पड़ चुकी थी। रशीद की बीवी जो अब बीमारी की हालत में थी। घर में फाकों की कैफियत थी। रशीद के बेटे ने अपना नशा पूरा करने के लिए की कीमती चीजें फरोख्त कर चुका था। अब रशीद के पास न कोई सरमाया था और न ही कोई आमदनून का जरिया, बस एक यही नौकरी थी जो कि पिछले 30 बरस से कर रहा थे। निहायत मजबूर होकर उसने अपनी बेटी आमना को आगे पढ़ाने का सोच रहा था, क्योंकि आमना को पढ़ाई का बहुत शौक था और आमना के कई रिश्ते भी आए, मगर हर रिश्ता 40 से लगभग लोगों का आता था। अगर कोई जवान रिश्ता अभी जाता तो वो इनकार कर देते। इसके इस बेटे की वजह से कोई भी इस घर में शादी के लिए राजी ना होता। अच्छा, तुम एक काम करना, कल अपनी बेटी को ऑफिस ही ले आना, नगीना से मलवा देना। जी साहिब। जी ठीक है साहिब जी, कुछ पैसे चाहिए थे। रशीद ने डरते हुए अरशद से आजिज़ाना अंदाज में सवाल किया। रशीद, अभी परसों ही तो तुम पैसे दिए थे, अब फिर से चलू जाओ, अब बाद में लेना। अरशद का ये रवैया नगीना को हैरान कर रहा था, क्योंकि अरशद ऑफिस और बाहर तो सबसे हंसकर और खुश मिजाजी से बात करता था, मगर घर के और ऑफिस के नौकरों से बहुत गुरूर से बात करता था। नगीना ने घर के अंदर कदम रखा, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अजीम से पहले इतना शानदार महलनुमा घर आज तक नहीं देखा था। नगीना की दाएं साइड पे सीढ़ियां थी जो ऊपर वाले पोर्शन तक जाती थी। सामने कीमती सोफे और लाविंज में एक बड़ी LCD लगी थी। इस घर में 8 से 10 और ऊपर वाले पोर्शन में 8 कमरे थे। ये घर तकरीबा 50 मरले का होगा, जिसकी डेकोरेशन शायद इसने ख्वाब में भी ना देखी हूँ। हर कमरे मावर टाइल्स लगी होती। तुम इधर बैठो, मैं अपनी वालिदा को बताकर आता हूँ। अरशद ने नगीना को सोफा पर बैठने का बोला और खुद कमरे में चला गया। कुछ देर बाद आया और नगीना को उम्मी से मिलवाया। मामा, ये नगीना है जिनका मैंने जिक्र किया था। अरशद की वालिदा ने अलिफ यक नज़र उसे देखा और कुछ बोले बगैर आंखें बंद कर लें। नगीना को महसूस हुआ जैसे इसकी माँ राजी नहीं। अरशद की माँ अरशद से ज्यादा मगरूर औरत थी, मगर अरशद भी इसका बेटा था जो अपना बिजनेस देख रहा था और वालिदा से बात तक न करता था। इसकी वालिदा अकेली घर में रहकर बीमार हो चुकी थी, मगर अरशद को अपने काम से मतलब था। इसी वजह से इसकी वालिदा उसे समझाती थी, मगर अब वो भी मजबूर हो गई थी। अरशद की हर बात मानना इसकी माँ की मजबूरी थी। अरशद अपनी मर्जी का मालिक था। जुबैदा बेगम, अरशद की माँ, नीम बेहोशी की हालत में थी। हेलो डॉक्टर फराज, में अरशद बात कर रहा हूँ, घर तशरीफ लाएं, वालिदा की तबीयत खराब है। अरशद अब किसी डॉक्टर को कॉल कर रहा था। नगीना, तुम उम्मी के पास बैठो, मैं डॉक्टर साहिब को लेकर आता हूँ। नगीना को अब परेशानी लाहिक हो गई कि वक्त बहुत हो गया है, उम्मी अबू इंतजार में होंगे और रात के 10 बज गए थे। तुम इतने फ्रेश हो जाओ। नगीना ने इस बात में सर हिलाया और अरशद बाहर चला गया। डॉक्टर 10 मिनट में आ गया था। नगीना, तुम साथ वाले कमरे में चली जाओ। अरशद ने इशारे में नगीना से बात की और नगीना साथ वाले कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में भी AC ऑन था। वो जाकर बेड पर बैठ गई। वो वहां बैठी सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने किस कदर की रंग खावंद दिया है। डॉक्टर जा चुका था। नगीना शीशे के सामने दुपट्टा उतारे अपने बाल सीट कर रही थी। नगीना के जिस्म से निकलने वाली महक पूरे कमरे में फैल चुकी थी, मगर इसे एहसास न हो रहा था। वो गिनगाती हुई अपने बाल संवार रही थी कि अरशद नगीना की पीछे से कमर की जानिब से बगलगीर हो गया। अरशद, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ी, कोई आ जाएगा। नहीं मेरी जान, उम्मी सो चुकी हैं और घर पर कोई भी नहीं है। ये वही कमरा था जिधर अरशद ने पहली लड़की के साथ ऐसा ही सब किया था। अरशद ने नगीना को इस तरह से पकड़ रखा था, नगीना को इसका पकड़ना भी पागल बना रहा था। अरशद, प्लीज मत करें, ये सब ठीक नहीं है। अरशद, जो अब नगीना के सामने आ चुका था, इसका चेहरा थाम कर नगीना को मुकम्मल मदहोश कर चुका था। अब नगीना ने भी खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश छोड़ दी थी। नगीना मुकम्मल तौर पर अपने होश खो बैठी और अरशद के रंग में खुद को रंगवा लिया था। नगीना गुस्सा में लाल पीली हो रही थी। अरशद, अपने अच्छा नहीं किया। नगीना की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे कि अरशद ने नगीना को बहुत प्यारे अंदाज में माजरत की और कहा कि तुम मेरी इस्ते थी और अब भी हो। अरशद, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
नगीना जो अब कुर्ब की हालत से गुजर रही थी कि इसका लहजा थोड़ा सख्त था, मगर अब क्या हो सकता था, जो होना था हो चुका था। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कपड़े पहन लो। नगीना कुछ बोले बगैर तैयार हो चुकी थी और घर पहुंचकर खुद को कोसती रही। नगीना को कब की रात से लगी हुई थी, वो ठीक तरीका से सो भी ना पाई थी। नगीना ने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है, कितना जिस्म तप रहा है। नगीना को चुप लगी हुई थी। दवा लेने के बाद नगीना की तबीयत कुछ बेहतर थी। मोबाइल ऑन करने पर 50 के लगभग मैसेजेस नगीना को मौसूल हुए, जिस पर तहरीर था कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ। कल मैं तुम्हारे घर उम्मी को लेकर पहुँच रहा हूँ, अपने वालिदैन को बता देना। इस बात पर नगीना को काफ़ी हद तक सुकून मिला और 2 दिन ऑफिस न गई। दरवाजे की बेल बजने पर नगीना ने दरवाज़ा खोला। अरशद और उसकी माँ को अपनी आंखों के सामने पाकर दुपट्टे को सीट किया। अस्सलाम अलैकुम कहकर रास्ते से हट गई। नगीना पहले ही अपने वालिदैन को बता चुकी थी। आओ बेटा, नगीना की वालिदा ने बहुत एहतराम से अरशद का इस्तकबाल किया और रूम में बैठा लिया। जुबैदा बेगम अब कमरे का बगौर जायजा ले रही थी। बेटा क्या खाएंगे? अब नगीना की वालिदा ने आने वाले मेहमानों से पूछा। कुछ नहीं उम्मी, खाने पीने नहीं आए। जुबैदा ने अरशद के मुंह से उम्मी का नाम सुना तो अरशद की तरफ घूरने लगी। अरशद ने साथ ही बात को बदल दिया। आओ बेटा बैठो। नगीना की वालिदा ने दरवाज़ा खुलने पर नगीना को अंदर आने को कहा। नगीना के हाथ में चाय की ट्रे थी। नगीना ने ट्रे टेबल पर रखते हुए नजरें चुराते हुए नाराजगी के अंदाज में अरशद को देखा। भरमज़दा चेहरा बनाकर अरशद के ऐन सामने जा बैठी।